हाँ, तो सभी बच्चे अपनी क्लास में आ चुके हैं? बहुत अच्छी बात। तो देखिए, जो कक्षा 7 में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सभी अपनी अपनी विज्ञान भारती खोल लें। ठीक, विज्ञान भारती सेकंड। तो जो बच्चे कक्षा 7 में पढ़ते हैं वो सभी अपनी अपनी किताबें खोल लें, जिसका नाम है विज्ञान भारती द्वितीय सेकंड। ठीक है, जिसमें आप लोगों की चल रही है इकाई 9। ठीक, जिसका नाम है जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। तो जंतुओं एवं पौधों में परिवहन यानी कि जंतु हैं, उन जंतुओं के बीच में बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, पौधों में भी ट्रांसपोर्ट होती हैं। इसकी पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यह जंतु मतलब हमारे इसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ाया मानव के बारे में। तो आज भी हमारा उससे अगली क्लास है, वो भी मानव के ऊपर ही है। तो ज़्यादातर जो भी कुछ परिवहन दे रखा है जंतुओं में वो मानव के ऊपर ही ज़्यादा दे रखा है। ठीक, तो हमारी क्लास में इसकी मैं एक क्लास पूरी कंप्लीट कर चुका हूँ और आज हमारी इसकी द्वितीय क्लास है। तो सभी बच्चे शांत बैठे रहें और शांत बैठ के केवल इस डिजिटल बोर्ड को देखते रहें, जो कि आपकी पढ़ाई के पर्पज से मैंने स्लाइड बनाई है। इस स्लाइड को बखूबी तरीक़ा से देखें और अपना पूरा का पूरा जो दिमाग है उस दिमाग को यहाँ पर फोकस करें, क्योंकि अगर आपका दिमाग यहाँ पर रहेगा तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आएंगी। ठीक, तो देखते हैं आज की क्लास में मुझे पढ़ना क्या है। ठीक, तो आज की क्लास में अगर हम देखते हैं तो आज की क्लास में देखिए मुझे क्या पढ़ना है। आज की क्लास में सबसे पहले तो जो मेरी किताब है SCERT की, जो कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद में चलती है, उस किताब के अंदर जो दिए गए टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम अच्छी तरह से क्या करेंगे यहाँ पर इस क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन का मतलब होता है उसे अच्छी तरह से हम समझेंगे। तो पहली बार हम यहाँ पर ये देखते हैं, आज मुझे पढ़ना है सबसे पहले रुधिर वाहिनियों के बारे में कि आखिर में रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं। दूसरा, इसी में मुझे पढ़ना है फिर आगे धमनियों के बारे में पढ़ना है, जिसे मैं आर्टरी कहता हूं। उसके बाद हमें सिराएं क्या होती हैं, सिराओं के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे केशिकाएं, जिसे हम कैपिलरी कहते हैं, केशिका क्या होती हैं। उसके बाद फिर हमें समझना है, उसके बाद हमें समझना है थोड़ा रुधिर के बारे में। ठीक है, और इस रुधिर में हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर में लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं। आज की चैप्टर में हम लाल रुधिर कणिकाएं को अच्छी तरह पढ़ेंगे। उसके अलावा ये जो मेरे बने हुए पॉइंट हैं, रुधिर वाहिनियां, धमनियां, सिराएं, केशिकाएं, रुधिर, इससे रिलेटेड मैंने 2-2, 3-3, 4-4 बहुविकल्पी प्रश्न बना रखे हैं। जो प्रश्न लिखा होगा उसके आंसर लिखेंगे, कौन सा आंसर सही है वो हम छांट करके बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सभी बच्चे शांत बैठे रहें और जहाँ पर जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुने। और पीछे वाले जो बच्चे बैठे वो अपनी बात करना बिल्कुल बंद कर दें। जो सामने दिखा गया केवल यहाँ सामने पढ़ें, क्योंकि सरकारी स्कूल के तो बच्चे वो होते हैं केवल एक दिन पढ़ने के लिए आएंगे, वो नहीं आएंगे। ये लड़की दीपावली से पहले आई, उसके बाद आज आ रही है पढ़ने के लिए, वो लगभग हो सकता है इसे 1 महीने बाद आ रही है पढ़ने के लिए। और भी इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, इसे भी मैंने दीपावली से पहले ही देखा था, उससे पहले नहीं आया। और भी बच्चे ऐसे हैं जो दीपावली से पहले आए, आज 1-1 महीने बाद आ रहे हैं। 29 नवंबर को तुम्हारी नेट परीक्षा है। अब नेट परीक्षा में आएंगे या नहीं आएंगे ये बच्चों के ऊपर है। यहाँ से सबके पास फ़ोन कर दिया, रोजाना बताया जाता है प्रार्थना में तुम्हें कि 29 तारीख को नेट परीक्षा है। उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न कराए जाते हैं, यहाँ पर विद्यालय में प्रैक्टिस कराई जा रही है। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं और नोट परीक्षा में आ गए, वही सब गड़बड़ कर देंगे काम को। तो सभी बच्चे शांत हो जाएं और शांत होकर के हम पहले इस टॉपिक को देखते हैं, रुधिर वाहिनियां। तो पहली बात, सभी बच्चे अपनी अपनी किताब में रुधिर वाहिनियां देखें और किताब को वहीं पर रोक दें और केवल यहाँ डिजिटल बोर्ड पर देखें, क्योंकि किताब के अंदर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।
क्योंकि जो किताब है, किताब के अंदर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जो भी कुछ तुम्हें मिलेगा यहाँ डिजिटल बोर्ड पे मिलेगा। यहाँ पर जितनी ढंग से समझ सकते हो वो किताब में नहीं समझ सकते हो। किताब सरकारी लिखी हुई है, उसमें हर बात शॉर्ट में लिखी होती है, यहाँ पर समझिए। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि आखिर में रुधिर वाहिनियां क्या हैं। तो रुधिर वाहिनियों को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो रुधिर वाहिनियां वो होती हैं, इसमें देखिए पहले यहां से जो तुम्हारी किताब में लिखा है उसी पॉइंट से मैं तुम्हें समझाना स्टार्ट करूंगा। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को रक्त ले जाने तथा हृदय में वापस लाने के लिए वाहिनियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम रुधिर वाहिनियां कहते हैं। वाहिनियां का मतलब वो चीज होती है, जैसे तुम्हें यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र को गौर से देखिए। एक आपके सामने लाल है और दूसरा यहां पर नीला हरा सा हो रहा है, ठीक। अगर मैं इसे गौर से देखता हूं तो ये अंदर से कैसा है, खोखला, ठीक, खोखला है। तो यहां पर क्या होता है, तो ये चीज खोखली है। कैसे खोखली है, देखिए इस प्रकार से है खोखली, ठीक, ऐसे है। तो जो चीज ऐसी खोखली है इसी को मैं क्या कहता हूं, वाहिनियां। अब इसके अंदर क्या बह रहा है, रुधिर, रक्त। तो मैं इसलिए क्या कहूंगा इसे, रुधिर वाहिनी, ठीक। तो अब देखिए इसमें देखो पहली लाइन देखिए क्या लिखा है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को रक्त ले जाना। ये आ गया यहां पर रक्त, ठीक। ऊपर है मेरा यहां पर हृदय, ये है मेरा हृदय। हृदय से देखिए रक्त देखिए ऐसे करके जा रहा है इसमें शरीर के नीचे, इधर देखिए कोशिकाओं के पास। अब कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त आ रहा है, जिसमें क्या मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हृदय के पास जाएगा ऊपर, ठीक, ये जाएगा हृदय के पास और ये हृदय से आ रहा है, और ये हृदय से आ रहा है कोशिकाओं के पास और कोशिकाओं से ऊपर जा रहा है। इसमें मिली हुई है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें मिली हुई है, इसे मैं कहता हूं अशुद्ध रक्त और इसे मैं कहता हूं शुद्ध रक्त। इतनी बात समझ में आई, पिछली क्लास में मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। अब देखिए हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को रक्त ले जाना, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को रक्त ले जाना, ये है हृदय। इस हृदय, बात मत कीजिए, इधर देखिए मैं भी डंडा मार दूंगा किसी के। इस हृदय से जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, ये शरीर के विभिन्न भागों पर, ये आंतें दिख रही हैं, आंतों के पास आ गया, ये देखिए आंतों पेट के पास आ गया, ये देखिए किडनी के पास आ गया, ये देखिए लिवर के पास आ गया। ये हमारे शरीर के अंग हैं। इन शरीर के अंगों पर ये लाल लाल है, इसमें ऑक्सीजन बह रही है, और जो नीला नीला है इसमें CO2 बह रही है। ये हार्ट से देखिए नीचे इधर आ रहा है, तो ये इधर से हार्ट की तरफ जा रहा है, यही देखो लिखा है हृदय से। इस हृदय से, ये हृदय है, ठीक, विभिन्न शरीर के भागों से रक्त ले जाना, ये शरीर के भागों को रक्त आ रहा है, तथा हृदय में वापस लाने के लिए वाहिनियां पाई जाती हैं। तो ये नीली नीली जो खोखली खोखली हैं, इन्हीं को मैं क्या कहता हूं, वाहिनियां कहती हूं। इन्हीं को मैं क्या कहता हूं, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या बह रहा है, रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, ब्लड बह रहा है, रुधिर बह रहा है। कुछ भी बात आ जाए एक ही मतलब है सबका, ठीक है। तो वाहिनियों का मतलब समझ, रुधिर वाहिनियां वो होती हैं जिसमें रक्त शरीर के अंगों पे आ रहा है और शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त आ रहा है। ये अभी शरीर का पूरा ढांचा बना हुआ है, ये पूरा मेरा शरीर है, ये फेफड़े हैं, ये हृदय है, ये लिवर है, ये पेट है जिसे मैं स्टोमक कहता हूँ, ये इंटेस्टाइन आंत है, और ये किडनी है। उसके अलावा ये शरीर के और भी भाग हैं। ये इस प्रकार का अंदर का संरचना बना रखी है, ठीक।
तो जिन्हें हम क्या कहते हैं? रुधिर। अब इन रुधिर वाहिनियों को थोड़ा समझेंगे। इसमें मुझे 3 चीजें समाहित मिलती हैं। इसमें मुझे क्या मिलेगी? 3 चीजें। एक तो मिलेगी धमनियां, दूसरी मिलेंगी सिराएं, तीसरी मिलेंगी कैपरी। ठीक, केशिकाएं कहते हैं। तो देखिए तुम्हें यहां पर धमनियां मिलती हैं। ठीक, तो धमनियां यहां पर तुम्हें मिलने के लिए दिख रही हैं। तो आज तुम्हें यहां पर धमनियां मिलेंगी और तुम्हें सिराएं मिलेंगी और केशिकाएं मिलेंगी एक। ठीक है, तो इस सारे चित्र को अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए। केशिकाएं देखिए ये होती हैं, इसे मैं केशिकाएं कहता हूं। ये जालता मरपुरा हुआ है, इसे केशिकाएं कहते हैं क्या? ठीक है, ये सिराएं हैं तो ये धमनियां हैं। ठीक, अभी देखो सब समझते हैं। पहले इतनी चीज समझिए, अब इससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। पहली चीज है हमारी धमनियां। हम इस धमनी के बारे में थोड़ा समझते हैं अच्छी तरह से, आखिर में धमनियां क्या हैं। अब देखिए आखिर धमनियों के बारे में। धमनियां जो मेरा पूरा शरीर बना हुआ है, उस शरीर में गौर से देखिए, ये है हृदय। ठीक, हृदय दिख रहा है सबको? इधर सभी बच्चों को दिख रहा है? हृदय, हार्ट कहते हैं इसे इंग्लिश में। सबके शरीर में मिलेगा हृदय। ठीक, तो ये है मेरा हृदय जिसे हार्ट कहता हूं। और इस पूरे शरीर में तुम्हें ऐसी नसें दिख रही हैं जो लाल लाल हैं, दिख रही हैं? उन लाल लाल नसों को कहता हूं मैं धमनियां। उन्हें मैं क्या कहता हूं? धमनियां। और जो नीली नीली दिखाई दे रही हैं उन्हें मैं क्या कहता हूं? सिराएं। बहुत अच्छी बात, सिराएं। जो बच्चे कल आए थे वो समझ गए थोड़ा थोड़ा। और घर जाके अगर तुम इसे 2 बार 3 बार 4 बार मेरा वीडियो देख लोगे, पढ़ोगे, तुम्हारे दिमाग के अंदर विज्ञान ऐसे बैठ जाएगी जैसे मक्खन बैठ जाता है। उस प्रकार से ऊंची क्लास में जैसे जाओगे सारी चीज समझ में आने, क्योंकि नीचे से जैसे हम ऊपर चलते हैं, हमें सारी चीज नीचे समझ के चलेंगे तो ऊपर हमें सारी चीज समझ में आने लगेंगी। अब देखिए यहां पर, पहले यहां पर जो लिखा है वो तुम्हें सारी चीज मैं चित्र के अंदर समझाऊंगा। तो पहले एक लाइन को समझते हैं, फिर उसे आगे देखते हैं। पहली बात धमनियों के बारे में, ये गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं। भैया गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं। जो गहरे लाल रंग की हैं प्यारे बच्चों, वो क्या है? उसमें ऑक्सीजन तो मैंने, जो गहरे लाल रंग के उसे कहते हैं हम धमनियां। ये गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं। पहली बात, मैंने ये शरीर का डायग्राम दिखाया है, तो जो गहरे लाल रंग की है वो क्या है? धमनियां। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी। लेकिन इंग्लिश में छोड़ दो, आप हिंदी में समझ लो। ठीक है, इंग्लिश में ऊपर पहुंचोगे तो समझ में आएगा सब कुछ। धमनियां, इतनी बात समझ में आ गई? ये देखो यहां पर लिखा है, मैंने चित्र दिखा दिया, तो ये धमनियां है तुम्हारी लाल वाली। ठीक, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। ये है मेरा हृदय। मैंने क्या किया? अपनी नाक से सांस ली, यानी कि वायु ली। तो वो वायु ली जिसके अंदर ऑक्सीजन है। यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, तो मैं सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं। सभी बच्चे कर रहे हैं काम। तो सांस लेना, सांस छोड़ना 24 घंटे होने वाली प्रक्रिया है। हर वक्त होती है। सो रहे हैं फिर भी हो रही है, बैठे फिर भी हो रही है, खा रहे हैं फिर भी हो रही है, कुछ काम कर रहे हैं फिर भी हो रही है, पढ़ा रहा हूं फिर भी हो रही है, पढ़ रहे हैं फिर भी हो रही है। हर वक्त होने वाली प्रक्रिया है। तो मैं क्या कर रहा हूं? सांस ले रहा हूं। तो सांस में क्या ले रहा हूं मैं? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन मैंने यहां से ली, नाक से। ठीक, नाक से तो ले रहे हैं। पिछले चैप्टर में सब कुछ पढ़ा दिया है, जो बच्चे आते रहते हैं उसके सब समझ में आएगा। अब यहां से ऑक्सीजन लेगा तो ऑक्सीजन पहुंचेगी फेफड़ों में, फेफड़ों से पहुंचेगी इस हृदय के पास। अब हृदय ने क्या किया? उस ऑक्सीजन को लेकर के, उस ऑक्सीजन को लेकर के, और ये है क्या? धमनियां। धमनियों में बह रहा है क्या? रक्त बह रहा है, खून। इसमें ऑक्सीजन को क्या कर दिया उसने? डाल दिया। तो ऑक्सीजन क्या है? गैस है। और रक्त क्या है? एक तरल पदार्थ। तो तरल पदार्थ के अंदर में क्या उसने? गैस मिला दी। तो गैस क्या है मेरी? ऑक्सीजन।
एक ऑक्सीजन मिलेगी इस खून में। अब ये हृदय जो है, अब यहां से क्या करेगा, ये खून जा रहा है शरीर के विभिन्न अंगों तक। यहां से ये दिख रही है तुम्हें धमनियां, ये शरीर के विभिन्न अंगों तक जा रही हैं। तो जब इसने लाल वाली में ऑक्सीजन मिला दी तो वो ऑक्सीजन यहां से शरीर के इस सभी अंगों में पहुंच रही है कि नहीं, प्रत्येक अंगों में पहुंच रही है ऑक्सीजन। प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन प्रत्येक अंग में नहीं पहुंची तो इंसान मर जाएगा, इट विल लीड टू डेथ, उसकी मौत हो जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, सभी की जरूरत है। हमारा शरीर, ये नहीं हम नाक से सांस ले रहे हैं, पूरे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। अगर ऑक्सीजन मेरे दिमाग को सप्लाई नहीं होगी, यहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी दिमाग के पास, तो दिमाग काम नहीं करेगा, बेकार हो जाएगा। जब बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा, जब वो गर्भ के अंदर होता है बच्चा, माँ के पेट में होता है बच्चा, तो माँ सांस लेती है तो उसे भी प्लेसेंटा के द्वारा क्या ऑक्सीजन पहुंचती है। अगर उस छोटे से बच्चे के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो उसका दिमाग विकसित नहीं हो पाएगा, उसका शरीर काम नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक अंग में, हर जगह ऑक्सीजन पहुंचती है। मैंने ऑक्सीजन यहां से ली, शरीर के सभी अंगों पर, यहां पर सभी जगह पर क्या ऑक्सीजन पहुंचने लगी। मैंने जो खाना खाया वो खाना मेरे पेट में गया, अब पेट से खाना पच रहा है, पेट से खाना पच रहा है कि नहीं, तो पेट से खाना पचने के बाद उस पचे हुए खाने से जो बढ़िया बढ़िया पदार्थ होते हैं वो इसी ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में वितरित हो जाते हैं। जैसे दूध देखा है, दवा देखिए, दवा अगर किसी ने भी देखा कि दवा है, मेरे तो सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है या यहाँ पर फोड़ा है, तो डॉक्टर दवा देता है, तो दवा क्या करते हैं आप, मुंह में खाते हैं। मुंह में खाने के बाद दवा कहाँ पहुँचती है, पेट में पहुँचती है। पेट में जाकर के वो दवा क्या होगी, पचेगी, फिर वहाँ से ब्लड होता है, रक्त आंतों के पास, आंतों से वो रक्त लेकर के जाएगा और जहाँ पर मेरे दर्द हो रहा है वहाँ पर उसका असर पहुँच जाएगा, जिससे मेरा क्या दर्द होने लगा है। कभी किसी को देखा यहाँ दर्द हो रहा है तो वो यहीं पर दवा डाल दे, मुंह से तो दवा खाते हैं। ज़्यादा बीमार होता तो नसों से उसे दवा देते, क्यों, नसों में खून बह रहा है, डायरेक्ट दवा नसों में देंगे तो पूरे शरीर में तुरंत असर करने लगेगी, बुखार हो कुछ हो तुरंत दे। इसी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन मैंने ली, ऑक्सीजन मेरे यहाँ पर हार्ट के पास पहुँची, अब इस हृदय ने पूरे शरीर को सप्लाई कर दिया। तो पहली बात यहाँ पर यह समझिए, धमनियाँ लाल रंग की होती हैं। दूसरी बात, धमनियों का काम क्या है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को, ये ऑक्सीजन वाले रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जा रही है। दूसरा काम इसका ये हो गया, ठीक। ये शरीर की गहराई में स्थित होती हैं। ये है मेरा शरीर, इस शरीर को देखो तो मैं सबसे निचली वाली, बहुत नीचे परत पे मिलेंगी खून वाली बोन से मिलेंगी, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऊपर मिलता है। अभी बताऊंगा मैं तुम्हें। तो ये शरीर की गहराई में स्थित होगी। शरीर की जो अगर काटेंगे तो मैं सबसे निचली परत में मिलेंगी, जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला खून होगा और जिसमें कार्बन डाई वाला खून होगा वो हमें ऊपर ही मिल जाएगी। इनकी दीवारें मोटी होती हैं। ये है मेरे पास क्या, धमनी, इसे देखिए, ये है धमनी लाल लाल। इसको लाल लाल को देखते हैं तो इसकी देखिए, ये है लाल लाल, इसे मैं बोलता हूं ल्यूमेन। इसे देखिए ए, और ये जो खाली स्थान दिख रहा है आपको अंदर वाला, ये वाला, इसे बोलता हूं मैं ल्यूमेन। इसे ल्यूमेन बोला जाता है। हिंदी मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, इंग्लिश में बता रहा हूँ, जब ऊंचे पढ़ोगे खाली स्थान होता है उसे ल्यूमेन बोलते हैं। तो देखिए इसकी ये दीवारें होती है ना, दीवार, ये इसकी जो खाल है, ये खाल, ठीक, ये खाल कैसी होती है, मोटी लगा है शब्द। तो ये वाली मोटी होती है। क्यों होती है मोटी, अभी बताऊंगा। इसकी दीवारें मोटी, दीवार का मतलब इसकी ये वाली जो खाल है ना, ये वाली खाल, ये वाली खाल, ठीक है, ये वाली खाल दिख रही है। जैसे मान लीजिए कि ये है, ये ट्यूब दिख रही है तुम्हें, ट्यूब, इस ट्यूब को, ये खाली स्थान को मैं कहता हूं ल्यूमेन। अब इसकी जो दीवार है ना, ये दीवार, इसे बोलता हूं दीवार। ये दिख रही है तुम्हें दीवार, ये दीवार कैसी है इसकी, बहुत मोटी। क्यों मोटी है, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें। दीवार का मतलब आ जाए, दीवार को कहते हैं यहाँ पर बाल, बाल का मतलब ये वाली परतें, ये वाली परतें तो मोटी होती हैं।
लचीली होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। क्यों? कि इनमें रक्त अधिक दबाव से बहता है। ये मोटी इसलिए होती हैं। ये है मेरा हृदय। हृदय क्या कर रहा है? धमनियों में ऑक्सीजन भेज रहा है। तो धमनी क्या है? मोटी। तो जब इसमें ऑक्सीजन भेज रहा है तो वो ऊपर से क्या करता है? ऐसे पंप। पंप का मतलब प्रेशर दे रहा है, बहुत तेज दबा रहा है। तो जब प्रेशर बहुत तेज हृदय करेगा तो मेरा खून नहीं है, अधिक प्रेशर से पूरे शरीर में दौड़ेगा। अगर प्रेशर नहीं होगा तो खून मेरा नहीं दौड़ेगा। तो यहां पर हृदय क्या कर रहा है? प्रेशर दे रहा है। तो प्रेशर दे रहा है तो इसलिए ये मोटी है। अगर पतली दीवार हो तो फट जाएगी, तुरंत फट जाएगी तो आदमी मर जाएगा। तो इसलिए इसकी दीवारें कैसी होती हैं? मोटी, क्योंकि प्रेशर से दे रहा है। जैसे समरसेबल का पाइप देखा है, समर नीचे से प्रेशर लगाते हैं। अगर पाइप बहुत पतला है और जरा सा भी किसी ने ऐसे पकड़े तो फट जाएगा। मोटा पाइप होना चाहिए जिससे पानी ऊपर तक चला जाए। ठीक, तो पहली बात इसमें समझ लिए, लाल रंग की होती हैं, इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है जो हृदय से शरीर के अंगों में जाता है। इसकी दीवारें मोटी होती हैं, लचीली होती हैं। इसमें रक्त अधिक दबाव से बहता है। जो चीज यहां पर लिखी है जो किताब में, वो मैंने इस डायग्राम से तुम्हें एक्सप्लेन कर दी। अब जहां पर लाल लाल है तो आप ये समझ लो उसे धमनी कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे उससे पहले देखिए मैं प्रश्न बना के लाया हूं उसके ऊपर। देखिए यहां पर हमारे शरीर में पाए जाने वाली धमनियों का क्या कार्य है? पहली बात सुनिए, प्रश्न है उसका आंसर बताइए। अभी मैंने पढ़ाया है। क्या उसमें कार्बन डाई युक्त रक्त बहता है? क्या उसमें ऑक्सीजन युक्त को ले जाती हैं? कौन सा है बताइए आंसर। क्या ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को लाने ले जाने का कार्य करती हैं या इनमें से कोई नहीं? बताइए, धमनियों का क्या काम है? नंबर 2 पर क्या है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं। इस पर निशान लगा दो। और नेट की परीक्षा में अगर आपके प्रश्न आएगा तो ऐसे गोला होगा, उस गोले को ऐसे भर देना। ठीक, टिक वाला नहीं आएगा, उसमें गोले वाला आएगा तो ऐसे गोले भरना। ABC होंगे। यहां पर मैंने नंबर दे रखा है 1 2 3 4। अगर वहां पर भी 1 2 3 4 नंबर है तो 2 नंबर पर जो आंसर सही है उसी गोले को भर देना। अगर ABCD नंबर है तो जौन सा ऑप्शन है उसी को गोले भर देना। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न। धमनियों में रक्त बहता है कम दबाव से अधिक दबाव से, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर सही है? अधिक दबाव से। बहुत बढ़िया बात। तो अधिक दबाव से बहता है, ये मेरा आंसर सही है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब नेट की परीक्षा में प्रश्न आएगा तो ऐसे गोला बना हुआ, इस गोले को तुम्हें क्या करना है? ऐसे भर देना है। सभी बच्चे इधर ध्यान से देखें। तो इस गोले को आप क्या करेंगे? ऐसे भर देना है। गोला पूरा भरा होना चाहिए, आगे पीछे ओवरराइटिंग ना हो। अगर समझ में ना आए तो अध्यापक से पूछ लेना, अपनी तरफ से गलत मत भर देना। अध्यापक के लिए दिक्कत आएगी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, इसलिए बता रहा हूं मैं। ये प्रश्न तुम्हारे दोनों मैंने बताए, दोनों प्रश्न पिछली स्लाइड में मैंने पढ़ाया, उसी के ऊपर आधारित थे। तो दोनों प्रश्न तुमने आसानी से कर दिए। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं बड़ी बड़ी परीक्षाओं में। अब आगे देखते हैं, आगे है सिराएं, जिसे मैं वेन्स कहता हूं इंग्लिश में। सिराएं देखिए, अपनी अपनी किताब है सिरा वाला पॉइंट है, उसे एक नजर देख लो, फिर यहां पर डिजिटल बोर्ड पर देखो। देख लिया? देखिए, पहली बात जो मेरी किताब SCERT की बुक्स में लिखा है, पहले उसे देखिए। ये हरे नीले रंग की दिखाई देती हैं भैया, ये है, ये हरे एवं नीले रंग की दिखाई देती हैं। सिराएं हरे एवं नीले रंग की दिखाई देती हैं, उसे मैं क्या कहता हूं? सिराएं। पहली बात। दूसरी बात,
ये शरीर में कम गहराई में अर्थात ऊपरी सतह पर, अंदर नहीं है। अंदर कौन सी थी? जिसमें धमनियां, जिसमें ऑक्सीजन युक्त क्या बह रहा था? रक्त। और इसमें क्या है? ये ऊपर होती हैं। अगर हम ऊपर ही खुर्च देंगे तो हमें ऊपर ही मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये कम गहराई में होते हैं, ऊपरी सतह में होती हैं, स्थित होती हैं। अर्थात इन्हें हम त्वचा के नीचे आसानी से देख सकते हैं। जो मेरी स्किन है, इसके नीचे आसानी से हम देख सकते हैं। क्या धारी बात सीधे न बढ़ेगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाती हैं। मेरा शरीर है, इस शरीर से यहां से हृदय की तरफ, ऊपर हृदय है, इसमें क्या बह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त क्या बह रहा है इसमें? रक्त। तो ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त। बुद्धे को लड़का समझ गया। उसे मैं क्या कहता हूं? अशुद्ध रक्त कहता हूं। तो अशुद्ध रक्त किसमें बह रहा है? सिराओं में, जो हरे एवं नीले रंग की दिखाई देती हैं, ठीक। इतनी बात समझ आई? इनकी दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती हैं। इसकी दीवारें धमनियों की मोटी थी, इसकी क्या है? पतली हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रेशर नहीं लग रहा है। ये तो नीचे से ऊपर आसानी से जा रही हैं। जहां ज्यादा प्रेशर लगेगा वहां पर उसकी दीवारें कैसी होंगी? उसकी दीवारें कैसी होंगी? मोटी। और जहां प्रेशर कम लगेगा उसकी दीवारें कैसी होंगी? तो यहाँ पर इसलिए पतली हैं। क्यों? कम लचीली होती हैं, अर्थात कम लचीली होंगी, पतली होंगी, ठीक है। इनमें रक्त कम दबाव के साथ बहता है। यहाँ अधिक दबाव लग रहा है, यहाँ पर कम दबाव लग रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर क्या है भैया? कम दबाव। और यहाँ पर क्या है? इसमें है अधिक दबाव। ऐसे पढ़ा जाता है, अधिक दबाव, ठीक। इनकी भीतरी दीवार पर कपाट पाए जाते हैं। इसकी जो दीवार है भीतर, उसमें मुझे कपाट मिलेंगे। बाल, यहां से रक्त ऊपर तो जा सकता है, लेकिन इसमें ऊपर से ऐसे नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि कपाट बाल्ब से लगे हुए हैं। बाल्ब से ऐसे होते हैं, जैसे ही मेरा रक्त ऊपर जाएगा, यहाँ पर बाल्ब है, अब वो नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही बढ़ता जाएगा, ठीक। जो कि रक्त विपरीत दिशा में बहने से रोकती है। उन कपाटों का काम यह है कि रक्त मेरा ऐसे बह रहा है तो ऐसे ही बहता जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। इतनी बात तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है, सबने देख लिया? इस चित्र से समझ लो। अब आगे बढ़ते हैं हम। इससे रिलेटेड 2 प्रश्न करवाता हूं मैं। पिछले वाले बच्चे शांति नहीं पढ़ोगे तुम? एक तो पढ़ने नहीं आते, ऊपर शांत बैठे, बिल्कुल शांत, आवाज मत निकालो, बिल्कुल शांत बैठे, रुकने बन। हमारे शरीर में पाए जाने वाली सिराओं का कार्य होता है, क्या कार्य है सिराओं का? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ले जाना, पहली बात सुनिए। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाना। तीसरा है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को लाने तथा ले जाने का कार्य। इनमें से कोई नहीं। अब बताइए मुझे, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला सही है। तो सिराओं का क्या कार्य है? कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को ले जाना, अर्थात अशुद्ध रक्त को लाना, अशुद्ध रक्त को लाना या ले जाना, ठीक है, लाना या ले जाना। तो मेरा ये ऑप्शन सही है। अगर नेट की परीक्षा में प्रश्न आता है तो ऐसे गोले को भर देना, पूरा गोला ऐसे कर देना, ठीक है। शांत हो जाओ सभी बच्चे, ऐसे कर देना, गोला पूरा कर देना काला, ठीक है। यहां तो लाल मैं चला रहा हूं, वह काला मिलेगा तुम्हें पेन। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, सिराओं में रक्त बहता है। सिराओं में रक्त कौन सा बहता है? कम दबाव के साथ, अधिक दबाव के साथ, दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए। कम दबाव के? अभी तो तुम्हारी समझ में यहां पर आ जाएगा, मैं डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहा हूं, लेकिन जैसे ही डिजिटल बोर्ड की मेरी ये क्लास खत्म होगी, ठीक, उसी के 5 मिनट बाद सभी बच्चे भूल जाएंगे।
यही हकीकत होती है बेसिक शिक्षा पद्धति की। मैं पढ़ा रहा हूँ, पीछे वो लड़कियां बात कर रही हैं, और कुछ लड़के ऐसे हैं वो आगे 4 दिन नहीं आते हैं। जब बच्चा पढ़ने ही नहीं आएगा तो वो सीखेगा क्या? और यहाँ पर जो सीख रहा है, जब तक उसे घर जाके पढ़ेगा नहीं, उसकी कभी समझ में नहीं आएगी पढ़ाई। समझ में आया कि नहीं? उसकी कभी समझ में पढ़ाई नहीं आएगी। पढ़ाई के लिए स्कूल से ज़्यादा, स्कूल में जितना वक्त पढ़ाए उससे ज़्यादा घर पढ़ना पड़ता है, तब समझ में आती है पढ़ाई। एक और प्रश्न देखिए इसी के ऊपर। हमारे शरीर में सिराएं स्थित होती हैं, अधिक गहराई में, कम गहराई में, दोनों सही है? इनमें से कोई नहीं, बताइए। अभी मैं कम गहराई में, तो अब भी कभी ऑप्शन आ जाएगा नेट की परीक्षा में या तुम्हारे कंपटीशन में प्रश्न आता है, तो प्यारे बच्चों उसे ऐसे गोले भरना। ठीक? कौन बात कर रहा है ये लड़की? मैं बार बार चला हूं, शांत नहीं होती है? कौन है उधर? उधर बच्चों से जाके मना कर दो, जाके थोड़ी देर के लिए, कि शांत हो जाओ, थोड़े जाओ जल्दी, जाकर क्लास चल रही है अंदर। अगला देखिए, अगला है सिराओं की दीवारें होती हैं। सिराओं की दीवारें कैसी होती हैं? अपेक्षाकृत पतली तथा अधिक लचीली, अपेक्षाकृत मोटी तथा कम लचीली, अपेक्षाकृत मोटी तथा अधिक लचीली, अपेक्षाकृत पतली तथा कम लचीली। बताइए, अभी पढ़ाया मैंने जस्ट। कौन सा ऑप्शन बताइए मुझे, कौन सा ऑप्शन, कौन सा सही है? कौन सा सही है? बहुत अच्छी बात, तालियां बजा दो सभी बच्चे। अब देखो पढ़ाई तुम्हारी समझ में आने लगी। ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, और उस एक्सप्लेन के ऊपर मैंने जैसे ही प्रश्न रखे तैसे ही आपने उसका क्या कर दिया? आंसर कर दिया। तो ये मेरा आंसर अगर किसी प्रकार से परीक्षा में आ जाता है, नेट की परीक्षा में आता है, तो आपको इसी प्रकार से ऐसे गोले भर देना है। चौथा सही है, चौथे के सामने अगर गोला बना हुआ है तो उसे काला कर देना। बाकी उत्तर तुम्हें चारों एक से दिख रहे हैं, लेकिन सही उत्तर हमें ढूंढना है। ठीक? समझ में आई? बहुत अच्छी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं केशिकाओं के बारे में। केशिकाएं, केशिकाएं जिसे मैं कहता हूं कैपिलरीज। केशिकाएं ये चीज होती है, ठीक? इसे धमनी कहता हूं मैं, ठीक? इसे सिराएं कहते हैं हम, ठीक? तो इसे केशिकाएं कहते हैं हम। अब देखते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने, ठीक? शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने तथा वापस लाने के लिए क्रमशः धमनियां तथा सिराएं, ये है धमनियां जो शरीर के अंगों तक रक्त पहुंचा रही हैं, और ये है सिराएं जो यहां से, ये तो काट देता हूं, दोबारा से करता हूं इसे। देखिए, ये ऑक्सीजन ला रही है, ठीक? ये ऐसे करके ये कार्बन डाइऑक्साइड ले जा रही है प्यारे बच्चों, अर्थात इसे मैं शुद्ध रक्त कहता हूं, और इसे मैं अशुद्ध रक्त कहता हूं। इतनी बात समझ में आ गई? शुद्ध रक्त मेरा यहां पर आ गया कैपिलरी में, अर्थात में इसे यहां पर अंग है। अंग में क्या हो रहा है? CO2 आ गई, और वो ऑक्सीजन आ गई, और CO2 बाहर निकल गई। तो यहां पर क्या हो रहा है? आदान प्रदान, आदान प्रदान, अर्थात एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, देखिए वही तो को लिखा है, शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने तथा वापस लाने के लिए, ये रक्त पहुंचाने और ये वापस लाने के लिए धमनियां, ये धमनियां तथा सिराएं, ठीक? ऊतकों में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में, अब ये जा रही हैं, यहां पर मोटी है, अब ये देखिए पतली पतली शाखाओं बदल गई, दिख रही है? देखो कितनी पतली हो गई, ठीक है? तो देखो क्या करा है, अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, अर्थात बदल जाती हैं, जिन्हें केशिका कहते हैं। इनकी दीवारें
बहुत पतली। तो इनकी दीवारें ये कैसी होती हैं? पतली होती हैं। बस इतना ही तुम्हारी किताब के अंदर लिखा हुआ है। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं। जो तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है वो मैंने समझा दिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद अब हम सबसे पहले थोड़ा हम रक्त के बारे में समझते हैं। पहले हम रक्त को समझेंगे। रक्त क्या है? खून तो सब जानते हैं। इतनी बात तो हम समझ गए कि खून, शुद्ध खून वो होता है। खून क्या करता है? एक परिवहन का काम करता है। ऑक्सीजन को लेकर के जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आ रहा है। अब ऑक्सीजन वाला रक्त मेरा जा रहा है धमनियों में। ठीक, किसमें जा रहा है? धमनियों में। और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है, जो अशुद्ध रक्त कहता हूं, वो सिराओं के द्वारा वापस आ रहा है। तो रक्त ऑक्सीजन लेके जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो खून है वो किसका काम कर रहा है? एक परिवहन, वाहन का काम कर रहा है। जैसे बस मैनपुरी से सवारी भर रही है, आगरा में छोड़ रही है, तो आगरा से वो सवारी लेकर के आ रही है मैनपुरी। तो बस किसका काम कर रही है? परिवहन का। तो मेरे शरीर में खून किसका काम कर रहा है? वही हमारे अध्याय का नाम है, जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। तो खून भी एक परिवहन का काम कर रहा है, जो मैंने समझा। अब थोड़ा हम रक्त के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं रुधिर क्या है। तो रुधिर के बारे में देखते हैं। शरीर पर खरोंच लगने पर, मान लीजिए कि हम सभी बच्चे हैं, इंटरवल का समय होता है, सभी बच्चे खेलते हैं, किसी को चोट भी लग जाती है, किसी को खरोंच भी हो जाती है। तो जब भी तुमने देखा है थोड़ी बहुत हमें खरोंच लग गई, तो वहां से क्या बहने लगता है? खून बहने लगता है। तो शरीर पर खरोंच लगने पर या थोड़े कट जाने से लाल रंग का बहने वाला पदार्थ रक्त कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्त। तो जब भी कभी हम देखते हैं हमें चोट लग रही है, हमें खरोंच आ गई, अर्थात हम चाकू से सब्जी काट रहे हैं, उसकी जगह हमारी उंगली कट गई, तो मेरा क्या बहने लगता है? उसी को मैं क्या कहता हूं? रक्त, रुधिर, ब्लड। ठीक, रुधिर एक तरल ऊतक है या तरल पदार्थ है, एक ही बात है। ठीक, तरल का मतलब पता है तुम्हें? पतला, पानी जैसा। तो ब्लड को मैं क्या कहता हूं? एक तरल पदार्थ। ठीक, जैसे ये है, ये ठोस है, पानी मेरा कैसा है? पतला। उसे जिस बर्तन में ले लो उसी का रूप ले लेता है। ठीक, मेरे पास ब्लड है, ब्लड पतला है, उसे जिस बर्तन में रखेंगे वैसा ही रूप ले लेगा। ठीक, तो ये कैसा होता है? तरल। अब तरल में क्या मिला देते हैं? गैस। ऑक्सीजन क्या है? गैस। तो गैस इसमें तरल में मिलकर के जा रही है मेरे शरीर के अंगों में। ठीक है, तो पहली बात, रुधिर क्या होता है? एक तरल ऊतक है या तरल पदार्थ है। ठीक है, रक्त सभी कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। कशेरुकी जंतु, कोई बता सकता है कशेरुकी जंतु किसे कहते हैं? इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं, कोई बता सकता है कशेरुकी जंतु किसे कहते हैं? शांत नहीं बैठेगा बच्चे, तू आता जाता तुझे कुछ नहीं, शांत बैठ। कशेरुकी उसे कहते हैं जिन जंतुओं के शरीर में हड्डियां मिलती हैं, मजबूत ढांचा होता है। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं, अगर उस वीडियो को देख लेना, अपनी किताब को पढ़ लो, तभी तो तुम्हारी समझ में आए। केवल घंटा भर यहाँ टीचर ने पढ़ा दिया, बस मूड हला रहे, उसके बाद जाके सब भूल गए। फिर घर जा करके बेसिक शिक्षा प्रबंध पढ़ने वाला बच्चा है, वो घर जाके कभी किताब नहीं पढ़ता है ना। मम्मा दादा कैसे उससे कि बेटा पढ़ ली, अम्मा दादा भी नहीं कहते उससे पढ़ ली। अम्मा दादा को ये नहीं मालूम हमारा बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं। बच्चा को तो घेर घार के स्कूल आ गया, घंटा भर मास्टर ने पढ़ाया तो पढ़ लिया, बाकी बात घूम रहे। इंटरवल में मैंने सभी बच्चों को घूमते हुए देखा है, कोई बच्चा मैंने ऐसा नहीं देखा किताब खोल के पढ़े।
जबकि प्राइवेट स्कूल में जहाँ 1000 रुपये फीस लगती है, वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा जबरदस्ती तुम्हें भेजेंगे डंडा मार करके, बेटा 1000 रुपये फीस जा रही है, पढ़ने चला जा, पढ़ के आएगा तो जो कहेंगे कि किताब खोल के पढ़ ले, 1000 रुपये फीस जा रही है। और यहाँ पर फीस नहीं लेते, इसलिए माता तो कुछ कहते ही नहीं है। इसीलिए सरकारी स्कूल के बच्चे कुछ जानते नहीं है, पर अध्यापक जितना पढ़ा दे बस वही पढ़ा दे। कसेर की वो कहते हैं जिनके शरीर में हड्डियाँ मिलती हैं। मछली है, यहाँ पर भी कड़क ढांचा मिलेगा, जिसे मैं क्या कहता हूँ कांटा। मेंढक में भी हड्डियाँ मिलेंगी, छिपकली मिलेंगी, चिड़िया मिलेंगी, बकरी में, मनुष्य में। और ऐसे जंतु होते हैं जिनमें हड्डियाँ नहीं मिलती हैं। कुछ अकशेरुकी जंतु ऐसे होते हैं जिनमें हड्डियाँ नहीं मिलती, जैसे किसमें हड्डियाँ नहीं मिलेंगी? ठीक है, मच्छर। उसके अलावा जोंक है, उसके अलावा तुम्हारा केंचुआ है, उसके बाद तिलचिट्टा है, बहुत सारी चीज़ें। इनमें क्या होता है? काकरोच वगैरह, इसमें हड्डियाँ नहीं मिलती, इसमें ऊपर का। देखिए जंतु, कुछ अकशेरुकी जंतु की बात करिए। कुछ अकशेरुकी जंतु ऐसे होते हैं, कुछ अकशेरुकी जंतु ऐसे होते हैं जिनमें रक्त तो मिलता है, लेकिन उस रक्त का रंग लाल नहीं होता है। तो लाल ज़्यादातर हमारे किस में मिल रहा है? कशेरुकी जितने जंतु उसमें सब में मिला है, अकशेरुकी में भी मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं अकशेरुकी जीव जिनमें हड्डियाँ नहीं मिलती, ऐसे होते हैं कि उनमें रक्त तो मिलता है लेकिन वो लाल रंग का नहीं होता है, रंगहीन होता है। तो वह रंग लाल न होकर के रंगहीन होता है, अन्य रंगों का हो सकता है। अन्य को मतलब ज़्यादातर सफ़ेदी मिलेगा। ज़्यादातर कैसा मिलेगा? सफ़ेदी। कभी तिलचट्टे को देखना या कॉकरोच को, जब उसे मारोगे तो उसमें रक्त तो निकलेगा लेकिन लाल नहीं निकला, सफ़ेद सफ़ेद सा पदार्थ निकल आता है उसमें भी। लेकिन हमारे में कैसा है? क्यों? अभी बताऊंगा क्यों लाल है, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें। ये रक्त के बारे में मैंने बता दी, लाल है, हमें शरीर में मिलता है, ऐसे होता है। इसे गौर से देख लो, इस प्रकार का होता है, ठीक है। रुधिर, रक्त ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। मैंने तुम्हें अभी अच्छी तरह से पिछली क्लास में सब एक्सप्लेन कर दिया है। इससे पहले भी मैंने पिछली स्लाइड पर तुम्हें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि जो मेरा ब्लड है, रुधिर है, वो क्या करता है? ऑक्सीजन लेकर के जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आ रहा है। ऑक्सीजन लेकर के जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आ रहा है। यही देखो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है SCRT में, ठीक है। अब थोड़ा इसके ऊपर कुछ देख लेते हैं। रक्त का परिवहन करता है, रक्त परिवहन करता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर सही है? बताइए रक्त किसका परिवहन करता है? किसका करता है? दोनों का। अर्थात उत्तर तीसरा मेरा सही है। तो नेट की परीक्षा में आएगा तो तीसरे वाले को प्यारे बच्चों ऐसे काले कर देना, ठीक। शनिवार के दिन तुम्हें 50 क्वेश्चन बना करके लाऊंगा विज्ञान के। पहले विज्ञान के प्रश्न कराऊंगा तुमसे मैं, ठीक है। अब देखिए अगला, रक्त पाया जाता है। हमारा जो ब्लड है, लाल खून है, वो किस रूप में पाया जाता है? ठोस पदार्थ के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में, गैस पदार्थ के रूप में, इनमें से कोई नहीं। किस में पाया जाता है? अर्थात कौन सा मेरा ऑप्शन सही है, उत्तर सही है? दूसरा सही है। प्यारे बच्चों बिल्कुल सही बात है। कौन सा उत्तर सही है मेरा? ये देखिए मेरा कौन सा सही है? मैं उस प्रकार से इसे ऐसे कर दिया, ठीक है। ऐसे ही कर देना तुम, बस तुम्हारी इसी प्रकार से नेट की परीक्षा हो जाएगी। जो बच्चे आ रहे हैं वो तो समझे, जो नहीं आ रहे हैं वही गड़बड़ करेंगे और उनके गड़बड़ का खामियाजा मास्टर को भी भुगतना पड़ेगा, क्यों? अध्यापक का ही नोटिस लिख रहेगा। अगला देखिए, अब रुधिर के बारे में इतना पढ़ गए तो अब मुझे यहाँ पर यह पढ़ना है कि आखिर में रुधिर है क्या। अब अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे रुधिर के बारे में। तो देखिए रुधिर, जिसे मैं रक्त भी कहता हूं या जिसे हम ब्लड भी कहते हैं, तो
तो रक्त को देखते हैं, रक्त में जो हमारा रक्त है उसमें दो चीजें मिलती हैं। भैया कौन सी दो चीजें मिलेंगी? पहले तो उसमें मिलता है आपको प्लाज्मा। प्लाज्मा की मात्रा है 55%। हमारी किताब के अंदर 55 लिखा हुआ है, किसी किसी किताब के अंदर में 55 से 60 भी लिख देते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है कि 55 से लेकर के 60 भी माना लिया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर 55 और 60 के बीच में रखा जाता है, तो यहाँ हमारी किताब के अंदर 55 लिखा है तो 55 मानेंगे। तो प्लाज्मा है मेरा 55% और रुधिर कणिकाएं हैं, यानी कि 1 रुपया देखा है, 1 रुपया में 45वां हिस्सा तो है आपका रुधिर कणिकाओं का, ठीक, और 55 तक हिस्सा है आपका प्लाज्मा का। अब तुम्हारे दिमाग में यहां पर यह बात आ रही होगी, सब प्लाज्मा क्या होता है, रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, ये चीज हमारे खून में मिलती है। अब मैंने खून को लेकर के गया, खून को जाकर के क्या किया, मैं लैब में पहुंचा, और लैब में जाकर के जब मैं अपने ब्लड को देखता हूं तो उसे देखता हूं उसके अंदर क्या क्या चीज है। तो मुझे 55% इसे ध्यान रखो प्लाज्मा, और 45% में ध्यान रखो रुधिर कणिकाएं। सब प्लाज्मा क्या होता है, इसे गौर से देखिए, यह है ब्लड वेसल्स, नली जिसके अंदर खून बह रहा है। अब यहां पर गौर से देखिए, इस बारे चित्र को गौर से देखिए, इसे यहां पर तुम्हें ये पीला पीला कुछ पदार्थ दिख रहा है, ये देखो पीला पीला चिपचिपा। जब हम लैब में जाएंगे या रुधिर की बैंक में जाएंगे, बैंक भी होती है इसकी, अगर आदमी बीमार पड़ा है अस्पताल में, डॉक्टर ने लिख दिया कि भाई इसे प्लाज्मा चढ़ाना है, तो ये देखो पीला पीला भाग होता है, इसे खून से अलग निकाल दिया जाता है। इस पीले हुए भाग को, जो तरल भाग है, इस पीले भाग को मैं क्या कहता हूं, प्लाज्मा, ठीक। अब डॉक्टर ने कहा प्लाज्मा चढ़ाना है तो आपको प्लाज्मा मिल जाएगा। डॉक्टर ने कह दिया इसके ऊपर लाल रुधिर कणिकाएं चढ़ानी है, तो ये है, देखिए मेरे पास लाल रुधिर कणिकाएं, ये देख रही है लाल लाल, इसे भी चढ़ा सकते हैं, ये भी अलग मिलती हैं। डॉक्टर ने कह दिया इसके ऊपर WBC चढ़ाना है, तो सफेद सफेद दिख रही हैं, ये है WBC, ठीक, ये देखो ये WBC है, WBC भी अलग मिलती हैं। उसके अलावा डॉक्टर ने कह दिया इसे तो डेंगू हो गया है, इसकी तो प्लेट ज़्यादा डाउन हो गई है, इसके ऊपर मुझे क्या चढ़ानी है, प्लेट। तो खून के अंदर मुझे देखो ये छोटी छोटी दिख रही हैं, बहुत छोटी छोटी, इसे कहता हूं मैं प्लेटलेट्स, ठीक, प्लेटलेट्स। ऐसा खून, ऐसा ब्लड, ऐसा रक्त, ऐसा रुधिर जिसमें ये चारों चीजें, हमारे रुधिर में ये चारों चीजें होती हैं, ठीक। प्लाज्मा होगा, WBC होगा, ये WBC है, WBC होता है, ये RBC है, और ये छोटी छोटी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो ऐसा ब्लड जिसमें ये चारों चीजें, उसे मैं कहता हूं होल ब्लड, उसे मैं कहता हूं होल ब्लड। अगर किसी प्रकार से कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो जब वो डॉक्टर उसे चढ़ाने के लिए कहता है तो चढ़ाने में 4 चीजें बोलेगा। या तो ये कहेगा इस मरीज के ऊपर होल ब्लड चढ़ा दो, होल ब्लड का मतलब ऐसा ही खून ले आओ, इसके B पॉजिटिव मिल गया तो B पॉजिटिव वाला खून ले आओ, उसके बाद खून चढ़ा दो पूरा वाला। नहीं तो कहता है प्लाज्मा ले आओ, इसको तो प्लाज्मा मिल जाएगा, इसका रेट और ज्यादा है। फिर कहेगा RBC चढ़ा दो, तो ये RBC भी अलग मिलती है, RBC चढ़ जाएगी। WBC चढ़ा दो, WBC मिल जाएगी। उसकी प्लेटें ज्यादा कम हो गई हैं तो इसके ऊपर प्लेट चढ़ा दो, उनका मरीज मर जाएगा, तो प्लेटें भी मिलती हैं। तो ऐसा खून, ऐसा रक्त, ऐसा रुधिर जिसमें मुझे ये सारी चीजें मिल रही हैं, उसे मैं कहता हूं होल ब्लड, यानी कि संपूर्ण रक्त। तो ये मेरा क्या है, एक संपूर्ण रक्त है। अब इस संपूर्ण रक्त में क्या क्या चीजें मिल रही हैं मुझे, 55% मुझे मिल रहा है प्लाज्मा। प्लाज्मा अधिक होता है, मान लीजिए ये है मेरे पास एक बीकर,
एक बीकर है, मैंने क्या किया, इस बीकर में थोड़ा पानी डाल दिया, ठीक, 55% मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब क्या किया, अब मैंने थोड़ी सी इसके अंदर क्या डाल दी, चीनी भी डाल दी मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर दिया मैंने इसके अंदर नमक भी डाल दिया थोड़ा, ठीक। उसके अलावा मैंने कुछ और ले लिया, कलर ले लिया मैंने लाल, तो मैं लाल कलर भी डाल दिया। अब मैं इसे ऐसे करके मिला दूंगा, 11 बजे लाइट गई, अब मैं इसे ऐसे करके क्या करूंगा, मिला दूंगा। इसे थोड़ा खिड़की खोल दूं, अब मैं इसे ऐसे करके मिलाऊंगा, उसे क्यों खोले, इसे खोलो। अब मैं इसे ऐसे करके मिला दूंगा तो मुझे लाल लाल सा दिखने लगेगा। अब कहेंगे या तो पूरा ही चढ़ा दो मरीज के ऊपर, या चीनी अलग निकालो उसमें से, नमक अलग निकाल लो, ठीक है, लाल चीज है उसे अलग निकाल लो, पानी अलग निकाल लो। तो अब यहाँ पर ये जो चीज है ये वाला रखते हैं, यहाँ पर सारी चीजें क्या हैं, मिली हुई हैं। और हम ब्लड बैंक में जाते हैं, वहां पर क्या है, हमें सारी चीजें अलग अलग मिल जाएंगी। सारी चीजों की हमारे खूनों को क्या है जरूरत। इसमें कोई भी एक चीज कम होगी तो आदमी जी नहीं पाएगा, वो क्या होगा, मर जाएगा। तो आदमी क्या होगा, मर जाएगा। तो अब यहां पर पहले इतनी बात समझ लीजिए कि जो मेरा रुधिर है, उस रुधिर में क्या है, 55% होता है मेरा प्लाज्मा को ध्यान रखना, ठीक है, प्लाज्मा होता है। और 45% में मेरी रुधिर कणिकाएं मिलती हैं। तो रुधिर कणिकाएं में क्या होंगी, समझ लीजिए, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक। दूसरी श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत का मतलब सफेद, श्वेत अभी पढ़ाऊंगा तुम्हें आगे, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और तीसरी मुझे इसमें क्या मिल रही है, प्लेटलेट्स। तो ये सारी चीज, एक 3 चीजें, इन्हें कहता हूं मैं रुधिर कणिकाएं और इसे कहता हूं मैं प्लाज्मा। तो इसे एक बार और गौर से देख लीजिए आप, देखिए ये सफेद सफेद जो दिख रही हैं, ये है मेरी श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये है मेरी क्या, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये है मेरे श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिन्हें मैं कहता हूं WBC। अभी बताऊंगा तुम अच्छी तरीका से। ये पतली पतली छोटी छोटी दिख रही हैं, इसे कहते हैं मैं प्लेटलेट्स, ठीक है। उसके अलावा ये लाल लाल बड़ी बड़ी दिख रही हैं आपको, इसे कहते हैं RBC, लाल रुधिर कणिकाएं। और जो पीला वाला भाग है इसे कहते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की कितनी मात्रा होती है, और रुधिर कणिकाओं की कितनी मात्रा होती है, 45% होती है, ठीक है। 1 2 सभी सर। तो देखिए ये अभी आपने सब कुछ समझ लिया, ठीक है। अब हम देखिए आगे देखते हैं। ये रुधिर के बारे में तो इतना हम सब कुछ समझ गए कि ये सारी चीज़ 55% इसमें प्लाज्मा होता है, बाकी 45% में आपकी रुधिर कणिकाएं मिलती हैं, ठीक। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ करके अब हम सबसे पहले प्लाज्मा को बाद में देखेंगे, उससे पहले हम रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए सभी बच्चे इधर देखिए गौर से, इधर गौर से देखिए। तो देखिए यहां पर हम अच्छी तरह से समझेंगे रुधिर कणिकाओं के बारे में। तो पहले हम रुधिर कणिकाओं के बारे में समझते हैं कि आखिर में वो कौन कौन सी चीज है जो रुधिर कणिकाओं में आती हैं, जिसका 45% क्या होती हैं, भाग। 45% मेरी रुधिर कणिकाएं मिल रही हैं रुधिर में, जो रुधिर होता है, और 55% उसमें क्या मिलता है, प्लाज्मा। तो पहले 45% वाली जो चीजें मिलती पहले हम उसे डिस्कस करेंगे, फिर बाद में प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। देखिए अब यहां पर रुधिर कणिकाएं मुझे क्या मिल रही हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक, जिसे मैं कहता हूं रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक, या हम इसे कह सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स।
अब मेरे पास ये रक्त बह रहा है, इस रक्त में जो पीला पीला भाग है ये है मेरा प्लाज्मा। ठीक, प्लाज्मा को बाद में पढ़ेंगे। अब रुधिर कणिकाओं में क्या है, ये लाल लाल होंगी। तो हमारे जो खून है उस ब्लड में लाल लाल मुझे क्या मिल रही है, देखिए ये है, 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 ये। तो ये सब क्या है, लाल रुधिर कणिकाएं। क्या है ये, ठीक। तो रुधिर कणिकाओं में जब पढ़ते हैं तो पहले हम लाल रुधिर कणिकाओं को पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसमें मुझे क्या मिलती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसे कहता हूं मैं व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। अब मेरा जो रक्त है, ब्लड है, उसमें व्हाइट देखता हूं कहाँ है, देखिए व्हाइट देखिए, एक ये है, देखिए एक ये है, ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये क्या है, मेरी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBC, और ये है मेरी RBC, जो लाल लाल है उसे मैं क्या कहता हूं, RBC। ये देखिए RBC है। RBC की संख्या अधिक होती है हमारे खून में, इसलिए हमारा खून कैसा दिखता है, लाल लाल। अगर कोई भी पानी है उसमें लाल रंग थोड़ा अधिक मिला दूं तो सारा का सारा पानी कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं RBC की संख्या अधिक है, इसलिए मेरा जो रक्त है, रुधिर है, उसका रंग कैसा होता है, लाल। अब हम देखेंगे लाल क्यों होता है। उसके बाद देखिए हम इसमें देखते हैं रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स जिसे कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, इसके दो नाम हैं। जैसे लाल रुधिर कणिकाओं के दो नाम है, एक तो है लाल रुधिर कणिकाएं या हम इसे रेड ब्लड कार्पसेल्स, इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक इसी प्रकार से रुधिर कणिकाओं का, रुधिर प्लेटलेट्स का, रुधिर जो प्लेटलेट्स होती हैं इसका दूसरा नाम भी है थ्रोम्बोसाइट्स, इसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक, थ्रोम्बोसाइट्स देखो कैसे होता है, ऐसा, और WBC कैसा होता है, ऐसा। तो अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स इसमें कहां पर हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए ऐसी देखो संरचना देख रही है इसमें निकली हुई कांटेदार, ये है देखो प्लेटलेट्स, ये है 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 प्लेटलेट्स। दिख रही है। जैसे हमें कोई मच्छर काटता है तो मच्छर के शरीर में एक वायरस होता है जिसका नाम है एडिज एडिप्टाई। उस मच्छर ने हमें काट लिया तो मच्छर या वह खून चूसने के लिए आता, तो जैसे ही वो हमें काटता है तो वो खून हमारा चूसता है, खून चूसेगा तभी तो उसका पेट भरेगा। तो जैसे ही उसने हमारा खून चूसा तो उसने, उसके पास ऐसी होती है नुकीली चोंच सी, ठीक, उसे ऐसे ही घुस देता सुई की तरह, इसमें नसों में घुस देगा, यहाँ से खून चूसेगा तो यहीं पर बैठा होता है एडिज एजिप्टाई, वो हमारे खून में घुस जाएगा। यहाँ पर घुस गया, मच्छर तो काट के भाग गया। अब क्या हुआ, उस मच्छर ने क्या दे दिया हमें, एक वायरस दे दिया। अब वो वायरस हमारे खून में आ गया तो पूरे शरीर में खून दौड़ रहा है, तो खून के अंदर क्या करेगा वो, ये प्लेटलेट्स हैं, ये देख रही है प्लेटलेट्स, इन प्लेटों को वो खाने लगेगा, इस प्लेटों को मारने लगता है, इसे खाने लगता है। तो क्या होता है, ये प्लेट मर जाएंगी तो क्या होगा, प्लेट की संख्या कैसी हो जाएगी, सीधी न बढ़ेगी, प्लेट की संख्या कैसी हो जाएगी। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं उसकी तो प्लेट की संख्या बहुत कमेगी। पपीता के पत्ते खिलाओ, बकरी का दूध पिलाओ, कीवी खिलाओ, ठीक, सेब खिलाओ, और भी बहुत सारे फल बताते हैं, उससे क्या होगा, उसकी प्लेटों की संख्या बढ़ेगी, दवा चलेगा, जिससे क्या होगा, वो मरेगा नहीं। तो चीज़ क्या है, डेंगू में होती है। तो ये है वो प्लेट है जो कहते हैं कि प्लेट कम हो गई, प्लेट कम हो गई तो आप ब्लड बैंक में जाते, आगरा या बड़ा बड़ा शहर है वहाँ पर आपको, बड़े शहर में आपको
ब्लड बैंक मिलती है। बैंक का मतलब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलेगा, ब्लड। जब डॉक्टर को ज़रूरत पड़ती है, प्लेट की ज़रूरत पड़ी तो प्लेटें आप खरीद लाइए, प्लेट चढ़ा दीजिए। WBC की ज़रूरत पड़ रही है तो WBC चढ़ा दिए, खून में चढ़ेगी तो मेरे खून में ही उसमें जाके मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें रुधिर कणिकाओं में देखिए आज हम पढ़ेंगे। हम लाल रुधिर कणिकाओं को आज अच्छी तरह से पढ़ेंगे, WBC को नहीं पढ़ेंगे, इसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी होती आ रही है। आज भी हमारी क्लास बहुत लंबी हो रही है। जो क्लास हमें 1 घंटे में ख़त्म कर देनी चाहिए थी वो क्लास आज हमें बहुविकल्पी प्रश्नों की मैंने इसमें स्लाइड जोड़ करके थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। अब इसी से रिलेटेड थोड़ा हम 1-2 प्रश्न देखो कर लेते हैं इसी पर आधारित। पहला प्रश्न है, शांत हो जाओ। रक्त में यानी कि मेरे ब्लड में प्लाज्मा का प्रतिशत होता है 55 से लेके 60%, 45 से लेके 50%, 10 से लेके 25% और 75 से लेके 90%। बताइए पहले प्रश्न का उत्तर सही क्या है? कौन सा उत्तर सही है? पहला। तो ये देखो अभी हमने थोड़ा पढ़ा है तो पहला सही है। तो इसलिए अगर मेरे पास कोई ऑप्शन आता है तो मेरे पास गोला है तो मैं उस गोले को देखो ऐसे कर दूंगा काला। ठीक, नेट की जो परीक्षा भी होगी ना, नेशनल असेसमेंट टेस्ट, जो प्राइमरी वाले बच्चों का होता है, जूनियर वाले बच्चों को होता है, जो बेसिक शिक्षा प्रदान पढ़ते हैं। 29 नवंबर को मेरा टेस्ट है। उससे पहले देखो कोई प्रश्न आएंगे ऐसे, शनिवार के दिन मैं और भी अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे तुम्हें परीक्षा में कोई ज़्यादा गलती न हो। ठीक, तो ऐसे में गोले को भर देता हूं। इनमें मैंने पहले क्या करना है, पहले हम अच्छी तरह से प्रश्न पढ़ना है, फिर उसके उत्तर दिए चारों, उन उत्तरों को समझना है, फिर दिमाग लगाना है, जौन सा उत्तर सही है उसी को मैं काला करना है। अगर हमने 2-2 काले कर दिए तो हमें किसी का भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, अगला देखिए, रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि RBC का प्रतिशत होता है। यहां पर तो मैंने पूछा है प्लाज्मा का। ठीक, अब पूछ रहा हूं मैं RBC का। ठीक, तो रक्त में RBC का मतलब नहीं, थोड़ा गलत हो गया यहां पर प्रश्न। रक्त में रुधिर कणिकाओं का, ठीक है, रुधिर कणिकाओं का कर देते हैं, थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया। ठीक है, ब्लड कार्पसल्स का। ठीक है, तो रक्त में रुधिर कणिकाओं का, यह है प्रश्न सही। लाल मैंने काट दिया, लाल तो फिर RBC अलग हो जाएगा, WBC अलग हो जाएगा, प्लेटलेट्स अलग हो जाएगा। हमें ये केवल यहाँ पर रुधिर कणिकाओं की बात करनी है। तो रक्त में रुधिर कणिकाओं का प्रतिशत होता है यानी कि ब्लड कार्पसल्स का कितना प्रतिशत होता है? तो एक तो 55% वाला ये होता है नहीं, 45 से लेके 50, 10 से लेके 15%, 75 से लेके 90%। तो मेरे पास ये ऑप्शन सही है। ठीक, 45 या परीक्षा में 50 भी आ जाए ना, 45 से लेके ऐसे 50 आ जाए। ठीक, तो वैसे तो हमारी किताब में तो 45 ही लिखा है, लेकिन कभी कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं वहां पर 45 से ऐसे करके 50 भी कर देंगे। ठीक है, 45, 46, 47। तो आपको 45 और 50 के बीच में जो दिख जाए उसी को कर दो ज्यादातर। ठीक, ऐसे इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे ज्यादातर। अगला है लाल रुधिर कणिकाओं में। ठीक, लाल रुधिर कणिकाओं में, ये भी थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन, ये लाल हटा दो यहां से। रुधिर कणिकाओं में समाहित होता है जो मेरी रुधिर कणिकाएं, मेरा जो रक्त था, रक्त जिसे मैं कहता हूं ब्लड, रुधिर, वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो था प्लाज्मा में, दूसरा था रुधिर कणिका में। प्लाज्मा मुझे 55% मिल रहा है, 55 से लेके 60% मिल रहा है, और रुधिर कणिका मुझे मिल रही है क्या, 45 से लेके 50। ठीक, अगर उधर 55 है तो आप इसे कितना कर सकते हैं, 50। इस प्रकार से मिलती है। ठीक है, उधर 55 है तो इधर 45 करोगे, इतना अंतर होता है। अब रुधिर कणिकाएं मेरी 45% है, तो अब ये पूछा रुधिर कणिकाओं में कौन कौन सी चीज समाहित होती है? क्या इसमें लाल रुधिर कणिकाएं मिलती हैं?
रुधिर कणिकाओं में क्या लाल रुधिर कणिकाएं मिलती हैं? आवाज तेज निकालो। मिलती हैं? ठीक। क्या इसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं मिलती है? क्या यहां पर प्लेटलेट्स मिलती है? इसका मतलब क्या है? इस रुधिर कणिकाओं में क्या मुझे तीनों चीज मिलती है? तो इसका सही आंसर हुआ, देखिए तीनों चीज मिलती हैं। ये मेरा सही है, मिलती तो तीनों चीजें, लेकिन करेक्ट उत्तर मेरा क्या हुआ? तीनों। ठीक है, तो अगर हम इस पे लगा देंगे, इस पे लगा देंगे, इस पे गोला कर देंगे नेट की परीक्षा में, तो मेरा प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्रश्न का आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है। इससे हम कर देंगे तो पूरे प्रश्न का उत्तर सही मिल रहा है मुझे। ठीक, तो यहां पर क्या है? तीनों। समझ में आई? इस प्रकार से प्रश्न किए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम लाल रुधिर कणिकाएं। पहले आज हम लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में ही केवल पढ़ेंगे, WBC के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए लाल रुधिर कणिकाएं जिसे मैं कहता हूं रेड ब्लड कार्पसल्स। इधर देखिए, अब देखिए किताब के पॉइंट को। लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि RBC गोल। ठीक, पहला पॉइंट देखिए, यहां पर दिख रही है तुम्हें गोल? कलर चेंज कर दूं मैं, इसका नीला कर देता हूं, अब नीले पे चमकने लगेगा। दिख रही है आपको गोल? पहली बात, RBC कैसी होती है? गोल। दूसरी बात, तस्तरी नुमा है। अगर मैं प्लेट देखता हूं तो प्लेट कैसी होती है? खाने लायक होती है। बीच में कैसी होती है? दबी हुई होती है। तो इसे भी आप गौर से देखिए, बीच में कैसी हो रही है ये? तो दूसरी बात, तस्तरी नुमा होती है। यही देखो किताब में लिखा हुआ है। ठीक, अगला देखिए, तथा दोनों ओर से पिचकी होती है। अब इसे हम देखेंगे तो पीछे से भी पिचक रही है और आगे से ही पिचक रही है, दोनों तरफ से पिचक रही है। जो चीज दोनों तरफ से पिचकी होती है उसे कहते हैं हम उभयावतल, यानी कि बाईकोनकेव। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जो RBC होती है, लाल रुधिर कणिकाएं, वो कैसी होती हैं? वे होती हैं उभयावतल, यानी कि बाईकोन के। यही देखो किताब में लिखा है, यहीं पर प्रश्न आता है कि मेरी RBC कैसी होती हैं? उभयावतल उसे कहते हैं जो गोल है, इधर से भी पिचकी हैं, इधर से भी पिचकी हैं। अब देखिए अगला, देखिए प्रत्येक लाल रुधिर कणिकाएं प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी होती हैं। तो प्रत्येक लाल रुधिर कणिकाएं, जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, ये प्लाज्मा झिल्ली होती है, जिसे मैं तो कहता हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? इससे पहले मैंने कोशिका से अंग तंत्र वाला जो चैप्टर है ना, कक्षा 8 वाला, उसमें मैंने बड़ा अच्छी तरह से पढ़ाया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल किस में मिलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, RBC क्या होती हैं, वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं उसमें पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ तुम्हें पिछले चैप्टर मिलेंगी, और केवल अच्छी तरह से मैंने वो चैप्टर पढ़ाया है। केवल यहाँ 1 घंटे पढ़ाता हूँ तभी बच्चा पढ़ता है, बाकी अलावा वो किताब कभी खोल के नहीं देखता है। बाकी किताबों को फाड़ करके उसका चूरन खा लेता है। ये सरकारी बच्चों की खास बात है, यहाँ से किताबें तो फ्री ले जाएंगे, उससे फाड़ करके, उससे बेच करके चूरन खा लेते हैं, उसका कबाड़े में दे देते हैं। किताब पैसे से खरीदनी पड़े तो उसे हिसाब से रखी जाए। प्लाज्मा झिल्ली, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। कौन है? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, अब इसमें क्यों हमारे पास 1 सेकंड रुक जाओ, हमारे पास फोन तो क्लास चल रही है यार, 1 सेकंड। अब देखिए इसमें, देखिए हम आगे देखते हैं।
अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो मेरा आरबीसी है वो उसका निर्माण कहाँ पर होता है, वो बनता कहाँ पर है, शरीर में कौन सी जगह है जहाँ पर उसका निर्माण होता है, यानी कि वो बन रहा है। ठीक, तो सबसे पहले आप गौर से देखिए, ये क्या है, हड्डी है। हड्डी दिख रही है सबको, आपको ये देखिए हड्डी है, और ये हड्डी कैसी है, खोखली। इस खोखली हड्डी के अंदर हम देखते यहाँ पर देखिए ये भरा हुआ है एक पदार्थ जिसे हम कहते हैं अस्थि मज्जा। हड्डियों में भरा हुआ है तो हड्डियों को कहते हैं अस्थि, और इसमें भरा हुआ है इसे कहते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो। ठीक, अस्थि मज्जा बोलते हैं हम इसे। और यहाँ पर तुम्हें हड्डियां दिख रही हैं, तुम्हें ये हड्डियां थोड़ी दिख रही हैं, ये हड्डियां क्या है, इस प्रकार थी एक जालीनुमा बनी हुई है। सारी चीज को यहाँ पर गौर से देखिए, हड्डी है, यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन हो रहा है, लाल लाल वो है जहां पर ऑक्सीजन आ रहा है, और नीली वो है जहां से CO2। इसका मतलब सिराएं भी है यहाँ पर और धमनी भी है। ठीक, तो हम पहली बात ये समझेंगे कि हमारी जो ब्लड होता है उसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा देखिए ये हड्डियां है, हड्डी के अंदर तुमने देखा है निकलता हुआ, उसी को हम कहते हैं अस्थि मज्जा, यहीं पर इसका निर्माण होता है आरबीसी का। अब देखिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन पाई जाती है। अब मुझे यहाँ पर जो मेरा रक्त है, रुधिर है, वह लाल लाल दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक की एक प्रोटीन है। जैसे पत्तियां देखिए तुमने, पत्तियां जो देखी होती हैं, पत्तियों का रंग कैसा होता है, जितनी भी पत्तियां हैं उसका रंग हरा है। तो हम यहां पर ये देख सकते हैं कि उन पत्तियों का जो रंग हरा होता है। अब देखो, शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो देखिए अभी इससे रिलेटेड सारे प्रश्न होंगे, और सारे प्रश्न तुम बच्चे सब बैठ के कर देंगे। यहाँ पर पहली बात, इस रक्त में हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन पाई जाती है। ठीक, दूसरी बात, ये रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। जब उसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, जैसे पत्तियां होती हैं, पत्तियों का रंग हरा क्यों है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित है। जहां वहां पर पौधे में क्लोरोफिल उपस्थित होगी उसका रंग हरा होगा। ठीक, क्यों? क्लोरोफिल क्या है, एक वर्णक है, एक पिगमेंट है। जहां क्लोरोफिल होगा वहां हरा रंग पत्तियों में मिलता जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, यहां पर हीमोग्लोबिन ये क्या है, एक प्रोटीन है। पहली ध्यान सुनिए, ए लड़की सांदरी बैठेगी तू, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। अब हीमोग्लोबिन इस प्रकार की प्रोटीन है कि वो जहां पर भी जाएगी उस कलर को कैसा कर देगी, लाल। तो इस रक्त को ये लाल रंग प्रदान कर रही है कौन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ठीक, इनका जीवन काल 100 से लेकर के 120 दिन का होता है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के पॉइंटों के ऊपर प्रश्न आ जाते हैं। तो जब हमारी नेट की परीक्षा होगी तो विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, इसी प्रकार से प्रश्न बन जाएंगे। 100 से यहां से मेरा नया ब्लड बन रहा है, यहां पर मेरा क्या बनना है, ब्लड। जब यहां पर मेरा ब्लड बन रहा है तो ब्लड बन करके मेरे शरीर में जा रहा है। शरीर में जा करके मैं ऑटोमेटिक 100 और 120 इन दिनों के बीच में ही वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यहां से नया बनता रहता है और शरीर में जाकर यूज होता रहता है, वो ऑटोमेटिक खत्म होता रहता है। तो हमें यहां पर ये कहते हैं कि जो मेरा बन रहा है उसका 100 से लेकर के 120 दिन का क्या होता है, जीवन काल। जैसे आदमी होता है, कोई 70 साल में मर रहा है, कोई 80 साल में मर रहा है, ठीक इसी प्रकार से इसका भी नया बनता रहेगा, पुराना मरता रहेगा, नया बनता रहेगा, पुराना मरता रहेगा। ठीक, लाल रुधिर कणिकाएं शरीर में अस्थियों की अस्थि मज्जा में बनती है। मैंने तुम्हें बताया था, देखिए इसमें क्या करा है, लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी। आरबीसी क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है आरबीसी। लाल रुधिर कणिकाओं शरीर में अस्थियों की, अस्थियों का मतलब ये है अस्थियां, हड्डियां। हड्डियों को हम क्या कहते हैं,
अस्थियां, हड्डियों को हम अस्थियां कहते हैं, एक ही बार हड्डियां कह दो या अस्थियों, लेकिन वैज्ञानिक भाषा ज्यादातर अस्थि बोलते हैं इसे। ठीक, तो अस्थि है ना ये हड्डियां, तो देखो अस्थियों की अस्थि मज्जा, ये है अस्थि मज्जा। हड्डियों के अंदर बनने वाला जो माजा होता है पदार्थ, उसी में क्या है, यहीं पर ये आरबीसी बनना, ब्लड बनना है। ये देखो मैंने लिख दिया है, क्या बन रहा है ये, ब्लड। तो रक्त का निर्माण देखिए मेरे अस्थि मज्जा में हो रहा है, हड्डियों की अस्थि मज्जा में, अस्थियों की अस्थि मज्जा में। ठीक है, यही चीज देखिए। अब भ्रूण में ये कणिकाएं यकृत तथा प्लीहा में बनती हैं। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, यहाँ पर, यहाँ से इस प्रकार का प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन इतना समझ लो, जब कोई भ्रूण होता है, भ्रूण का मतलब पता है, बच्चा होता है बहुत छोटा, गर्भ में होता है, माता के गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में बहुत छोटा बच्चा होता है, तो धीमे 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 गर्भ में बढ़ता रहता है। तो गर्भ में बढ़ेगा, उसका चेहरा भी बनेगा, उसके हाथ भी बनेंगे, उसके पैर भी बनेंगे, उसकी हड्डियों का निर्माण होता है। तो जब वो पेट के अंदर होगा, भ्रूण अवस्था में होगा बहुत छोटा, तो मारे में क्या होगा, तब ये कणिकाएं जो आरबीसी होती हैं, ये आरबीसी कहाँ बनती हैं, उसके यकृत तथा प्लीहा में बनने लगती हैं। पहले छोटा है, उसमें हड्डी अभी नहीं बन रही है, तो यकृत बना रहा है इस काम को, खून को कौन बना रहा है, यकृत और प्लीहा। अब जब बड़ा हो जाएगा, जब उसकी हड्डियां बनने लगेंगी, फिर हड्डियों के अंदर बनने लगेगा। तो हड्डियां कब बनने लगती हैं, जैसे ही वो 5 महीने 6 महीने 7 महीने का पेट में हो जाएगा, तो वहां पर फिर उसकी हड्डियां बनने लगेंगी पतली पतली। ठीक, फिर हड्डियां जैसे ही बनने लगी, फिर हड्डियों में बनने लगता है। लेकिन जब तक उसकी हड्डी नहीं बन रही है बिल्कुल भी, तब यकृत, जिसे मैं लिवर कहता हूं, ये देखो लिवर लिखा है मैंने इंग्लिश में, यकृत यानी कि लिवर, तो जब छोटा है भ्रूण अवस्था में, तब लिवर तथा प्लीहा, स्प्लीन, प्लीहा जिसे तिल्ली भी बोल देते हैं, प्लीहा होती है। यहाँ 2 जगह पर, जब बच्चे की हड्डी नहीं बन रही है, गर्भ के अंदर है, तब यहाँ पर आरबीसी का निर्माण हो रहा है, इस जगह पर यहाँ हो रहा है आरबीसी का निर्माण। ये लाइन यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आएंगे तुम्हारे लेवल के हिसाब से, ऊंचे लेवल के हिसाब के, लेकिन यहाँ पर जो किताब में लाइन लिखी है उसे मैंने तुम्हें समझा दिया। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं अभ्यातल, उभयातल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए मुझे, कौन सा, सभी तेज आवाज में बोलिए, उभयातल। यही मेरा प्रश्न है सबसे सही। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया था वो तुम्हारी समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मगर घर कोई नहीं पढ़ रहा है। उभयातल जिसे हम कहते हैं बाई कौन केव, उभयातल भैया कैसा होता है, इधर भी चिपका होगा, उधर भी चिपका होगा। ठीक, गोल है, इधर भी दबा हुआ है, उधर भी दबा हुआ है, एक प्लेट जैसी संरचना है। उसे मैं बोलता हूं जो दोनों तरफ से गोली देखी है, पहले अल्पर लेवल पता नहीं कौन सी गोली आती थी छोटी सी, वो इधर भी दबी हुई है, उधर भी दबी हुई है, वैसे होती है बिल्कुल इसकी रचना। ठीक, उसे कहते हैं उभयातल। अब देखते हैं अगला प्रश्न, लाल रुधिर कणिकाएं किसके आवरण से ढकी रहती हैं, किसके आवरण से ढकी रहती हैं, उसके ऊपर किसका आवरण होता है, केंद्रक के आवरण से ढकी रहती हैं, प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी रहती हैं, कोशिका भित्ति के आवरण से ढकी रहती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के आवरण से ढकी रहती हैं। बताइए, तेज आवाज में बताइए, तेज आवाज में बताइए। दूसरा वाला सही है, आवाज निकालो, से आवाज नहीं निकाले, आवाज निकालो थोड़ी तेज। क्या नाम है दूसरे वाले का, प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी रहती। देखो बहुत अच्छी बात, इसे ऐसे करके कर देंगे हम, कैसे, काला। ठीक, ये मैंने कर दिया ऐसे करके काला। तो मेरा ये आंसर क्या है भैया, सही आंसर है। ठीक, दूसरा देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं को लाल रंग प्रदान करने वाला वर्णक क्या है। अब लाल मेरा रक्त है, लाल क्यों हो रहा है, उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो उसे लाल रंग दे रही है, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, केंद्रक या बीटा कैरोटीन। दूसरे वाले का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। तो दूसरा वाला सही है, तो इसलिए यहां पर दूसरे वाले में हम क्या कर देंगे इसे। अब समझ में आई तुम्हारी थोड़े थोड़े। हीमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जिसकी वजह से मेरा रक्त कैसा होता है, कैसा होता है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपकी नेशनल असेसमेंट टेस्ट की जो परीक्षा होगी अगर उसमें आ गया तो क्या आप कर देंगे? बहुत अच्छी बात। चलिए अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं इससे। और प्रश्न आ गया, और प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहां पर देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है 100 से 190 दिन, 100 से 150 दिन, 100 से 120 दिन, 125 से 175 दिन। बताइए इसमें कौन सा सही है? कौन सा वाला? 100 से 120। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा। देखिए ये वाला बिल्कुल सही है, बहुत सही उत्तर दिया है, बहुत सही उत्तर दिया है। ऐसे ही पढ़ोगे तो धीमे धीमे कुछ न कुछ सीख लोगे। अर्थात मेरे पास जो ऑप्शन आ गया उस ऑप्शन को हम क्या कर देंगे? सही यानी काला कर देंगे। अब देखिए अगला, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल रुधिर कणिकाएं कहां पर बनती हैं? मेरे हृदय में बनती हैं, वृक्क में बनती हैं, प्लीहा में या अस्थिमज्जा में? सही उत्तर है अस्थिमज्जा में। प्लीहा में तो जब बनेंगी जब भ्रूण की अवस्था में होंगे, बहुत छोटे, ठीक, भ्रूण की अवस्था में। तो यहां पर देखिए अस्थिमज्जा आ गया, तो ये मेरा ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही। अब समझ में आया? अस्थिमज्जा मतलब होता है हड्डी होती है उसके अंदर, उसी को कहते हैं अस्थिमज्जा। अब देखिए हीमोग्लोबिन एक प्रकार की होती है। हीमोग्लोबिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या है? हीमोग्लोबिन क्या होती है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन। तो सही उत्तर कौन सा है हमारा? तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। तो उत्तर मेरा कौन सा सही है? प्रोटीन होती है, ये नहीं होती, ये नहीं होती, ये भी ऑप्शन गलत है। तो मेरा उत्तर सही है प्रोटीन। समझ में आई? तो हीमोग्लोबिन क्या है? वो एक प्रकार की प्रोटीन होती है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं लाल रुधिर कणिकाओं के कार्य। हम केवल लाल रुधिर कणिकाओं की बात करें, पूरे रक्त की बात नहीं कर रहे हैं, केवल लाल रुधिर कणिकाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए लाल रुधिर कणिकाओं के क्या क्या कार्य होते हैं ज्यादातर। पहली बात, ये मानव शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का कोशिकाओं तक आदान प्रदान रक्त के द्वारा होता है। तो ज्यादातर यहां पर देखते हैं कि आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। तो उसे थोड़ी बात अगर मुझे ऊपर वाली टफ लग रही है तो नीचे वाली थोड़ी समझ लेते हैं अच्छी तरह से, जो मैंने अलग से लिख रखी है। इसे देखिए, ये है मेरी आरबीसी लाल रुधिर, ये देखिए चित्र लगा रखा है मैंने। अब देखिए लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना है। तो ये है इसका मुख्य कार्य। तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? देखिए आरबीसी का मुख्य कार्य ये है, ऑक्सीजन लेकर के जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आएगी, ठीक, ऐसे ऐसे आरबीसी का काम है। अगला देखिए हीमोग्लोबिन फेफड़ों से वही बेदों को लगा देखिए, हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। फेफड़ों से हमने क्या लिया? हमने पहले मुंह से सांस ली, तो सांस कहाँ पहुंची? फेफड़ों में। तो फेफड़ों से अब हीमोग्लोबिन जो है, अब हीमोग्लोबिन क्या करेगी? जो लाल लाल है उस ऑक्सीजन को ग्रहण करती है तथा इसे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाती है, जहां यह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब मैं यहां से ऑक्सीजन लेकर के जा रहा हूं, ये है शरीर की कोशिका, यहां पर जाएंगे तो यहां पर पचा हुआ जो खाना है वो क्या है मेरा? ग्लूकोज। ग्लूकोज तो पहले से है, ऑक्सीजन मिली तैसे ही ग्लूकोज टूट जाएगा और CO2 में परिवर्तित हो जाएगा। और CO2 पहले CO2 यहां से निकलेगी तो कहां जाएगी? वो सिराओं के द्वारा जाएगी। कहां पर? मेरे हृदय में। हृदय से क्या करे? हृदय उसे क्या करेगा?
उसे फेफड़ों की तरफ दे देगा कि भाई चला ले जाए यहाँ पर। अब फेफड़ों से वो कहाँ जाएगी, फेफड़ों से जाएगी वो मेरी कहाँ पर, मेरी ग्रसनी से होते हुए मेरे नासा द्वारा पहुँच के बाहर निकल जाएगी। ठीक, तो ये प्रक्रिया मेरी होती रहती है। तो ये देखिए लाल रुद्र कणिकाओं के कार्य के बारे में थोड़ा बहुत हमने बताया, जो कि मेरी किताब के अंदर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से सारी किताब को हमने आज जो लिखी हुई थी इस SCERT की लाइन थी, उसे हमने अच्छी तरह से क्या किया, एक्सप्लेन किया। ठीक, उसे हमने क्या किया, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो आज ऐसा है कि आज की हमारी क्लास थोड़ी अधिक लंबी हो गई है। अधिक लंबी क्लास होने की वजह सबसे ज़्यादा यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा मैंने बहुविकल्पी प्रश्न रख दिए थे। अब मैं ये बात समझ गया हूँ कि अगर बहुविकल्पी प्रश्न इसमें जोड़ देते हैं अपनी PPT में, तो तुम आसानी से उन प्रश्नों का क्या दे सकते हो, उत्तर दे सकते हो। तो तुम्हारी समझ में बेहतर आएगा। ठीक है, तो सारे बच्चों की आज समझ में कुछ बेहतर आया। इसी प्रकार से मैं तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे आएँ, और आने के बाद अपने घर जाकर एक बार नहीं, कम से कम 4 बार 5 बार जाके इसे पढ़ें। जब तुम इसे 5 बार पढ़ोगे तब तुम्हारी समझ में कुछ विज्ञान आएगी, उससे ज़्यादा समझ में तुम्हारी कुछ नहीं आएगी। तो आज के लिए हम केवल इतना ही समझते हैं। आज की हमारी क्लास का यहाँ पर समापन होता है। ठीक, तो ये है मेरी SCERT की किताब, इस किताब को देख लीजिए। आज के लिए हमारा आज के लिए क्लास बाय बाय। सभी बच्चे बैठना चाहते हो यहाँ पर बैठे रहें, बाकी क्लास में बैठना चाहे बैठ रहे। 2 मिनट में भी बंद करता हूँ। ठीक है।